नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में जापान से जुड़ी 3 खबरें सामने आई। पहली खबर, जापान के गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड करीब 30 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। 10 ईयर जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 2.90 तक गई, जो सितंबर 1996 के बाद सबसे ज्यादा थी। 20 साल की बॉन्ड यील्ड 3.89% पर आ गई। 30 साल की बॉन्ड यील्ड 4.03% पर और 40 साल की बॉन्ड यील्ड 4.055% तक पहुंच गई। दूसरी खबर आई येन से जुड़ी। येन डॉलर के मुकाबले 160 के पार चला गया। कमजोर जोन में लगातार घूम रहा है येन। जून एंड में डॉलर 162.66 येन तक चला गया था। यह 1986 के बाद येन का सबसे कमजोर स्तर था। तीसरी खबर, जापान सरकार 2040 तक करीब 370 ट्रिलियन येन यानी लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर के पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रोडमैप की बात कर रही है। फोकस कहां है? एआई पर, चिप्स पर और स्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर। यानी 3 हेडलाइन एक देश से जुड़ी और एक बड़ा सवाल, जापान आखिर किस मोड़ पर खड़ा है? जिस देश को कभी दुनिया ने मिरेकल इकोनॉमी कहा, वही देश अब बॉन्ड यील्ड, कमजोर येन, इन्फ्लेशन, भारी डेट और बूढ़ी आबादी के बीच फंसा क्यों दिख रहा है? और यह सिर्फ जापान की कहानी क्यों नहीं है? क्योंकि जापान दुनिया को सिर्फ कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमे और डिसिप्लिन नहीं देता, जापान दुनिया को कैपिटल भी देता है। जापान की सेविंग्स ग्लोबल मार्केट में है, जापान का पैसा अमेरिकन बॉन्ड में है, जापान का येन कैरी ट्रेड दुनिया के रिस्क एसेट को सालों तक सस्ता ईंधन देता रहा है। इसलिए टोक्यो में यील्ड बढ़ती है तो असर न्यूयॉर्क, सिंगापुर और मुंबई तक जाता है। जापान की कहानी लोकल नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंस की नसों में दौड़ती कहानी है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें 2026 से पीछे जाना होगा, थोड़ा नहीं काफी पीछे। ये 8 जुलाई 1853 की बात है। जगह टोक्यो बे। समुद्र में 4 काले जहाज खड़े थे, धुआं छोड़ते हुए, तोपों की चुप धमकी के साथ। अमेरिका के नौसेना के अधिकारी मैथ्यू पेरी जापान के बंद दरवाजे पर आ चुके थे। 200 साल से ज्यादा जापान ने दुनिया से दूरी बनाकर रखी थी। विदेशी व्यापार सीमित था, बाहरी असर से बचने की कोशिश थी, लेकिन उस सुबह टोक्यो बे में खड़े काले जहाज़ों ने जापान को बता दिया था कि दुनिया से हमेशा बंद नहीं रहा जा सकता। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिस्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक 8 जुलाई 1853 को पेरी 4 जहाज लेकर टोक्यो बे पहुंचे और जापान और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच 200 साल से ज़्यादा समय बाद रेगुलेट ट्रेड और डिस्कोर्स फिर शुरू कराने की कोशिश की गई। उस दबाव ने जापान को बदला। सम्राट मेईजी का दौर आया, कारखाने बने, रेल चली, तकनीक आई, सेना बनी, उद्योग खड़े हुए। जापान ने दुनिया से डरकर नहीं, दुनिया से सीखकर खुद को बदला। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह जाता नहीं है, रूप बदलकर सामने लौटता है। आज जापान के बंदरगाह पर काले जहाज फिर खड़े हैं, लेकिन इस बार वे युद्धपोत नहीं हैं। इस बार काले जहाज हैं बढ़ती बॉन्ड यील्ड के, कमजोर येन के, महंगी एनर्जी के, बूढ़ी आबादी के और दुनिया का सबसे भारी सरकारी कर्ज लेकर। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में बात जापान की। जापान कहां जा रहा है? क्या यह रिकवरी या नई क्राइसिस में जा रहा है? बॉन्ड यील्ड क्यों चढ़ रही है? येन क्यों कमजोर है? इन्फ्लेशन क्यों उलझा रही है? बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ाए तो दिक्कत, ना बढ़ाए तो दिक्कत, ऐसा क्यों? 370 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट प्लान उम्मीद है या फिस्कल रिस्क है? और जापान इससे बाहर निकल कैसे सकता है? क्योंकि जापान की समस्या सिर्फ महंगाई नहीं है, जापान की असली लड़ाई समय से है। समय कह रहा है बूढ़ी आबादी के साथ ग्रोथ बनाओ, भारी डेट के साथ भरोसा बचाओ, कमजोर येन के साथ इन्फ्लेशन रोको और सस्ते पैसे की 30 साल पुरानी आदत से बाहर निकलो।
यही आज का क्लियर कट है। अब चलिए टोक्यो। टोक्यो में सुबह के 8 बजे हैं। शिंजुकू स्टेशन पर भीड़ हमेशा की तरह समय पर चल रही है। ट्रेन समय पर है, ऑफिस समय पर है, कॉफ़ी समय पर है। जापान की पहचान दरअसल यही है, अनुशासन। लेकिन उसी समय टोक्यो के एक डीलिंग रूम में स्क्रीन लाल हो रही है। एक ट्रेडर कह रहा है 10 साल की जापानी बॉन्ड यील्ड फिर ऊपर है। दूसरा कहता है येन 162 को पार कर गया। तीसरा पूछता है बैंक ऑफ जापान हाइक करेगा या गवर्नमेंट रोकेगी। चौथा स्क्रीन पर लंबे बॉन्ड देखता है और कहता है यह सिर्फ यील्ड नहीं, भरोसे की कीमत है। यहीं से जापान की आज की कहानी शुरू होती है। जापान में ट्रेन लेट नहीं होती, लेकिन पॉलिसी लेट हो जाए तो बॉन्ड मार्केट इंतजार नहीं करता। कई दशकों तक जापान में पैसे की कीमत लगभग शून्य रही। कर्ज सस्ता रहा, सरकार खर्च करती रही, बैंक ऑफ जापान बॉन्ड खरीदता रहा, येन कमज़ोर होता रहा। लोग इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन से डरते रहे। अब अचानक वही देश इन्फ्लेशन, राइजिंग यील्ड और वीक करेंसी से जूझ रहा है। जापान की समस्या ये नहीं है कि महंगाई आई, समस्या ये है कि महंगाई उस इकोनॉमी में आई जो 30 साल तक सस्ते पैसे की आदत में थी। जापान यहां तक कैसे पहुंचा? जापान की कहानी समझने के लिए 1985 जाना होगा। न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल, G5 देशों की बैठक। अमेरिका चाहता था डॉलर कमजोर हो, जापान और जर्मनी जैसी सरप्लस इकोनॉमीज अपनी करेंसी मजबूत होने दें। प्लाजा अकॉर्ड के बाद येन तेजी से मजबूत हुआ। IMF के एनालिसिस के मुताबिक 1986 के अंत तक येन डॉलर के मुकाबले करीब 46% और रियल इफेक्टिव टर्म में अगर देखें तो करीब 30% मजबूत हुआ। जापान के एक्सपोर्ट और ग्रोथ पर दबाव आया। जवाब में मॉनेटरी और फिजिकल स्टिमुलस आया। 1985 से 1989 के बीच स्टॉक और अर्बन लैंड प्राइसेस 3 गुना तक पहुंचे। फिर 1990 में बबल फट गया और लंबी सुस्ती शुरू हुई। यही जापान का बड़ा मोड़ था। पहले बबल, फिर क्रैश, फिर डिफ्लेशन, फिर जीरो इंटरेस्ट रेट, फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग, फिर एबोनॉमिक्स, फिर नेगेटिव रेट्स, फिर यील्ड को कंट्रोल करना। जापान ने डिमांड जगाने के लिए पैसा सस्ता किया, इतना सस्ता कि सस्ते पैसे की आदत इकोनॉमी के शरीर में बस गई। डिफ्लेशन क्या करती है? लोग खरीदारी रोकते हैं, कंपनी प्राइस नहीं बढ़ा पाती, वेज नहीं बढ़ती, प्रॉफिट दबता है, डेट का असली बोझ बढ़ता है और इकोनॉमी धीरे धीरे ठंडी चाय की तरह हो जाती है। जापान ने 3 दशक इसी ठंडी चाय को गर्म बनाने में बिताए। अब चाय गर्म हुई है, लेकिन केतली पर कंट्रोल ढीला पड़ गया। अब इसको समझिए कि इन्फ्लेशन जापान की पुरानी दवा अब नई बीमारी आखिर बन क्यों गई। जापान कई साल तक इन्फ्लेशन मांगता रहा। बैंक ऑफ जापान का टारगेट 2% इन्फ्लेशन का था। कहानी ये थी कि प्राइसेस बढ़ेंगी, कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी, वेजेस बढ़ेंगी, लोग खर्च करेंगे, इकोनॉमी जग जाएगी। ये हेल्दी इन्फ्लेशन होती है। लेकिन आज की इन्फ्लेशन में ट्विस्ट है। जापान में कुछ इन्फ्लेशन वेजेस और डिमांड से आ रही है, लेकिन बड़ी इन्फ्लेशन कहां से आ रही है? कमजोर येन से। यही समस्या है। इंपोर्टेड एनर्जी से, रॉ मटेरियल और जियोपॉलिटिकल शॉक से। इन रास्तों से आती इन्फ्लेशन दरअसल उलझन है। मई 2026 में जापान का कोर CPI यानी फ्रेश फूड हटाकर कंज्यूमर इन्फ्लेशन 1.4% थी। फ्रेश फूड और फ्यूल दोनों हटा दीजिए तो वो इंडेक्स 1.8% पर था। एनालिस्ट आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन फिर तेज होने की उम्मीद बता रहे थे। बैंक ऑफ जापान के अप्रैल 2026 आउटलुक में फिजिकल 2026 के लिए CPI ऑल आइटम लेस फ्रेश फूड 2.5 से 3% की रेंज में रहने का अनुमान था। फिर फिजिकल 2027 में 2 से 2.5% और फिजिकल 2028 में 2% के करीब आने की बात कही गई थी। बैंक ऑफ जापान ने वेज प्राइस साइकिल के धीरे धीरे बनने की बात भी कही थी। यानी पिक्चर साफ नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन कभी टारगेट से नीचे दिखती है, अंडरलाइंग प्रेशर ऊपर जाता दिखता है। सब्सिडी इन्फ्लेशन को दबाती है, वीकेंड इंपोर्ट बिल बढ़ाता है, वेज राइज होप देता है, एनर्जी शॉक डर बना देता है। जापान इन्फ्लेशन चाहता था, लेकिन जापान इंपोर्टेड इन्फ्लेशन नहीं चाहता था। जापान डिमांड ड्रिवन आग चाहता था। मांग बढ़े, उससे महंगाई बढ़े, पर उसके घर में करेंसी और एनर्जी की चिंगारी लग गई। कमजोर येन एक्सपोर्ट के लिए हेडलाइन हो सकता है, लेकिन टोक्यो की रसोई में वही महंगा इंपोर्टेड फूड, महंगी एनर्जी और महंगा लिविंग कॉस्ट बनकर
आता है। जापान की समस्या यह है कि महंगाई आई है लेकिन हर घर की सैलरी उसी स्पीड से नहीं बढ़ी। अब बैंक ऑफ जापान की देखी तो रोब वॉक कैसी है। 16 जून 2026 को बैंक ऑफ जापान ने पॉलिसी रेट 0.75% से बढ़ाकर 1% कर दिया। बैंक ऑफ जापान का जो ऑफिशियल बयान है उसमें पॉलिसी बोर्ड ने 7-1 की मेजोरिटी से ओवरनाइट कॉल रेट को अराउंड 1% रखने का फैसला लिया। इसे 31 साल के हाई बोरोइंग कॉस्ट बताया गया, यानी 31 साल में कभी इतना महंगा कर्ज सरकारों ने नहीं उठाया। आप 1% सुनकर पूछेंगे इसमें डर कैसा? भारत में 1% रेट कोई शौक नहीं है, अमेरिका में भी 1% बहुत कम लगेगा, लेकिन जापान में 1% बड़ा मोड़ है। क्यों? क्योंकि जापान दशकों से शून्य रेट इकोनॉमी रहा है। अगर बैंक ऑफ जापान रेट नहीं बढ़ाता, येन और कमजोर हो सकता था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और बढ़ सकती थी, बॉन्ड मार्केट कह सकता था कि सेंट्रल बैंक पीछे रह गया। अगर बैंक ऑफ जापान रेट तेज बढ़ाता तो गवर्नमेंट डेट सर्विस बढ़ती, कंपनीज पर कॉस्ट आएगी, हाउस होल्ड दबेंगे और इकोनॉमी जो मुश्किल से डिफ्लेशन से बाहर आई है फिर धीमी हो सकती थी। तो बैंक ऑफ जापान रोब वॉक कर रहा है, एक तरफ इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ ग्रोथ, एक तरफ येन, दूसरी तरफ डेट, एक तरफ मार्केट, दूसरी तरफ गवर्नमेंट। जापान का सेंट्रल बैंक का काम अब सिर्फ महंगाई संभालना नहीं है, उसे 3 दशक की आदत भी बदलनी है। अब ये समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्यों डराती है। बॉन्ड यील्ड को आसान भाषा में अगर ऐसे समझिए आप कि गवर्नमेंट बॉन्ड पर यील्ड बढ़ी तो मतलब मार्केट गवर्नमेंट को पैसा उधार देने के लिए ज्यादा ब्याज मांग रहा है, ज्यादा रिटर्न मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे इन्फ्लेशन का डर है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का डर है, करेंसी का डर है, सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर शंका है, या उसे लगता है कि फ्यूचर में और रेट हाइक्स आएंगे। जापान के केस में ये सारे डर एक साथ आ गए। अब अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड देखिए, इन्फ्लेशन देखिए और जापान की फिजिकल हेल्थ को लेकर कंसर्न को देखिए। इसकी वजह से जो रेट थे वो मल्टी डिकेड्स हाई पर, यानी कई दशकों की ऊंचाई पर पहुंच गए। लॉन्गर डेटेड डेट्स यानी लंबी अवधि के अगर आप डेट देखें तो उन पर प्रेशर इसलिए बढ़ा क्योंकि वे इन्फ्लेशन और फिजिकल रिस्क प्रीमियम के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं। गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट में बैंक ऑफ जापान से ग्रोथ एफर्ट के साथ मॉनेटरी पॉलिसी अलाइन करने वाली लैंग्वेज ने मार्केट की जो चिंताएं थी उनको बढ़ा दिया। इन्वेस्टर्स को लगा कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पर रेट कम रखने का दबाव बना सकती है। बाद में टोक्यो ने लैंग्वेज को रिवाइज करने पर विचार किया। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान का डर सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, असली डर है फिजिकल डोमिनेंस का। फिजिकल डोमिनेंस का मतलब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन से लड़ना चाहता है लेकिन गवर्नमेंट का डेट इतना बड़ा है कि रेट बढ़ते ही इंटरेस्ट बिल सरकार को डराने लगता है। तब मार्केट पूछता है बैंक ऑफ जापान इन्फ्लेशन से लड़ेगा या गवर्नमेंट डेट को बचाएगा। अब आईएमएफ का आप डेट मैपर देखिए। इसके मुताबिक जापान का जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेट 2026 में जीडीपी के 204% के ऊपर निकल गया। अब सोचिए, डेट बहुत बड़ा है, यील्ड लो, सिस्टम चलता है। डेट बहुत बड़ा, यील्ड ऊपर, इंटरेस्ट बिल डराता है। जापान की पुरानी व्यवस्था यही थी। सरकार बॉन्ड जारी करती थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीदते थे, बैंक ऑफ जापान खरीदता था, यील्ड लो रहती थी, डेट चल जाता था। अब मार्केट कह रहा है हम पैसा देंगे लेकिन भरोसा चाहिए। बॉन्ड मार्केट जापान से वही पूछ रहा है जो पेरी के जहाजों ने 1853 में पूछा था, दरवाजा खोलोगे या प्रेशर सहोगे। अब ये समझते हैं येन कमजोर क्यों है। पहला कारण रेट्स का गैप। यूएस और ग्लोबल रेट्स लंबे समय तक जापान से बहुत ऊपर रहे। जापान ने देर से रेट बढ़ाए, इन्वेस्टर येन बोरो करके हाई रिटर्न एसेट्स खरीदते रहे। दूसरा कारण एनर्जी इंपोर्ट। जापान एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। येन कमजोर होता है तो इंपोर्ट फ्यूल महंगा होता है, फ्यूल महंगा होता है तो ट्रेड बैलेंस और इन्फ्लेशन दोनों पर दबाव आता है। तीसरा कारण मार्केट का भरोसा। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि गवर्नमेंट बहुत खर्च करेगी और बैंक ऑफ जापान को रेट कम रखने का दबाव होगा तो येन पर भरोसा घटता है। चौथा, कैपिटल का आउटफ्लो। जापानीज सेवर्स और पेंशन फंड्स ने लंबे समय तक बेहतर रिटर्न के लिए फॉरेन एसेट्स खरीदे। येन 162 पर डॉलर के पार गया और जापान के अधिकारियों की दखल देने वाली जो बयानबाजी थी वो बनी रही। फाइनेंस मिनिस्टर ने करेंसी मूव पर
एक्शन के लिए रेडीनेस दोहराई। येन सिर्फ करेंसी नहीं है, येन जापान की पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का डेली रिपोर्ट कार्ड है। येन कमजोर होता है तो टूरिस्ट खुश हो सकता है, एक्सपोर्टर कुछ समय खुश हो सकता है, लेकिन घर में इंपोर्टेड फूड, फ्यूल और रॉ मटेरियल महंगे होते हैं। हाउस होल्ड पर इन्फ्लेशन आती है, कमजोर येन इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बूस्ट देता है, बहुत कमजोर येन घर की रसोई को महंगा कर देता है। अब कैरी ट्रेड को समझिए। जापान की लोकल प्रॉब्लम है, दुनिया की ग्लोबल हलचल है। जापान सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं चला रहा था, जापान दुनिया को सस्ता येन भी दे रहा था। सालों तक दुनिया ने येन में सस्ता कर्ज लिया, फिर डॉलर एसेट खरीदे, यूएस टेक खरीदा, इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाया, हायर यील्ड्स बॉन्ड खरीदे। इसे कैरी ट्रेड कहते हैं। सस्ता पैसा लो और महंगी जगह पर आप जाकर उसको लगा दो। जब येन सस्ता, रेट्स लो होते हैं, कैरी ट्रेड चलता है। जब येन अचानक मजबूत होता है या जापान यील्ड बढ़ती है तो ये ट्रेड उल्टा पड़ता है। इन्वेस्टर बोरोड येन वापस खरीदता है, फॉरेन एसेट बेचता है, रिस्क एसेट्स गिरते हैं, करेंसी मार्केट हिलता है। इसलिए टोक्यो का बॉन्ड मार्केट सिर्फ टोक्यो का नहीं, अगर जापान में यील्ड अट्रैक्टिव हो जाती हैं और जापानीज मनी घर लौटने लगती है तो यूएस ट्रेजरी, ग्लोबल इक्विटीज, इमर्जिंग मार्केट सब पर असर पड़ता है। जुलाई 2026 में डोमेस्टिक एसेट्स में पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात से येन उठा। येन यील्ड पर प्रेशर ईज हुआ और मार्केट ने इसे कैपिटल रेपिट्रेशन सिग्नल की तरह देखा, यानी कि कैपिटल की वापसी। यही जापान की पावर है। दुनिया ने जापान से सस्ता पैसा लिया, अब अगर जापान पैसा वापस बुलाता है तो दुनिया को फंडिंग कॉस्ट याद आएगी। जापान की समस्या लोकल है, असर ग्लोबल है। अब सरकार का बड़ा दाव जो 370 ट्रिलियन येन का है, वो क्या है उसको समझिए। अब जापान सरकार का जो जवाब है वो देखिए। सरकार 2040 तक 370 ट्रिलियन येन से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रोड मैप चाहती है। ये इनिशिएटिव एआई, चिप्स और स्पेस डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेगा। पॉलिसी ब्लूप्रिंट में यह भी बताया गया कि जापान जीडीपी को फिजिकल 2040 तक करीब 1100 ट्रिलियन येन के आसपास ले जाने का लक्ष्य रख रहा है। ये प्लान क्यों आया? क्योंकि जापान समझता है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी नहीं बचेगी। जापान को प्रोडक्टिविटी चाहिए, एआई चाहिए, चिप्स चाहिए, रोबोटिक्स चाहिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, सप्लाई चेन रिसाइलेंस चाहिए। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना आसान है, वर्कर्स कहाँ से आएंगे? जापान के सामने सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, लोगों की भी है। जापान की सबसे गहरी बीमारी दरअसल बूढ़ा देश और भारी कर्ज ही है। जापान की क्राइसिस बॉन्ड यील्ड से दरअसल शुरू नहीं होती, वह नर्सरी से शुरू होती है। निप्पॉन.com ने जापान के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर और वेलफेयर डेटा के आधार पर बताया कि 2025 में जापान में बर्थ 6,71,236 रहे, रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे कम। टोटल फर्टिलिटी रेट 1.14 के नए लो पर आया। इसका अर्थ क्या है? टैक्स पेयर कम, पेंशनर ज़्यादा, वर्कर्स कम, हेल्थ केयर खर्च ज़्यादा, डोमेस्टिक डिमांड धीमी, लेबर शॉर्टेज स्थायी। जापान की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कहानी सिर्फ ऑयल और येन की नहीं है, लेबर शॉर्टेज की भी है। कम वर्कर होंगे तो वेजेस पर दबाव आएगा, वेजेस बढ़ेगी तो सर्विस महंगी होगी, सर्विस महंगी होगी तो इन्फ्लेशन स्थायी हो सकती है। ये डेवलप्ड इकोनॉमी की नई बीमारी है। युवा कम, बुजुर्ग ज़्यादा, डेट ऊंचा है, रेट नॉर्मल हो रहे हैं। जापान वह देश है जहां फ्यूचर पहले आ गया। अब समझिए जापान कहां जा रहा है। तो 3 बड़े रास्ते हैं। जापान किस दिशा में जा सकता है? पहला रास्ता नियंत्रित रिकवरी, ये बेस्ट केस है। बैंक ऑफ जापान धीरे धीरे रेट नॉर्मल करे, येन स्थिर हो जाए, इन्फ्लेशन 2% के आसपास टिके, वेज इन्फ्लेशन से ऊपर ना जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में बदले, एआई, चिप्स, रोबोटिक, ग्रीन एनर्जी और प्रोडक्टिविटी में रियल गेन्स आए। इससे जापान डिफ्लेशन से बाहर निकलकर नया ग्रोथ मॉडल बना सकता है। दूसरा रास्ता फिजिकल डोमिनेंस का, ये डेंजर केस है। गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करना चाहती है, डेट बहुत बड़ा है, बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ाने से डरता है, मार्केट कहता है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट नहीं, यील्ड ऊपर जाती है, येन और कमज़ोर होता है, इन्फ्लेशन इंपोर्टेड होती है। इससे जापान महंगाई रोकने और डेट बचाने के बीच फंस सकता है। तीसरा रास्ता स्टॉप गो स्टैग्नेशन, ये स्लो पेन है।
बैंक ऑफ जापान थोड़ा हाइक करे, गवर्नमेंट थोड़ा स्पेंड करे, येन थोड़ा कमज़ोर रहे, इन्फ्लेशन कभी ऊपर कभी नीचे, कंजम्पशन कमज़ोर, प्रोडक्टिविटी धीमी, डेमोग्राफिक भारी, इकोनॉमी चलती रहे लेकिन दौड़े नहीं। जापान के सामने संकट ये नहीं कि कल टूट जाएगा, संकट ये है कि वह फिर अधूरे नॉर्मलाइजेशन में अटक सकता है। अब रिकवरी का रास्ता क्या है? जापान को रिकवर करने के लिए 5 काम करने होंगे। पहला, बैंक ऑफ जापान की इंडिपेंडेंस साफ रखनी होगी, मार्केट को भरोसा चाहिए। बैंक ऑफ जापान इन्फ्लेशन देखेगा, पॉलिटिक्स नहीं। गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। 14 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि जापान सरकार फाइनल इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट में सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस को क्लैरिफाई करने की तैयारी में है ताकि मार्केट कंसर्न जो हैं वो शांत हों। लेकिन मार्केट को सिर्फ पॉलिसी नहीं, वर्डिंग्स भी चाहिए। एक गलत लाइन यील्ड हिला सकती है। दूसरा, फिजिकल प्लान क्रेडिबल होना चाहिए। जापान को ऑस्टेरिटी की कुल्हाड़ी नहीं चलानी, लेकिन स्पेंडिंग की क्वालिटी दिखानी होगी। डेट टू जीडीपी रेशियो कम करने का रास्ता सिर्फ टैक्स हाइक नहीं है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट सब साथ साथ चाहिए। मार्केट को ये नहीं सुनना कि हम खर्च करेंगे, मार्केट पूछेगा कहाँ से, कब तक, रिटर्न कितना है। तीसरा रास्ता 370 ट्रिलियन येन प्लान को स्लोगन नहीं मशीन बनाना होगा। एआई और चिप्स में पैसा डालना अच्छा है, लेकिन पैसा आउटपुट बने ये जरूरी है। जापान को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल एआई, बैटरी, डिफेंस टेक और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में मिजरेबल टारगेट लाने होंगे। प्लान नहीं, एग्जीक्यूशन टेबल चाहिए। चौथा, लेबर क्राइसिस का सच स्वीकार करना होगा। जापान को वुमेन पार्टिसिपेशन, सीनियर वर्कफोर्स, इमिग्रेशन, रोबोटिक और प्रोडक्टिविटी सबको साथ लाना होगा। केवल रोबोट्स नहीं, केवल माइग्रेशन नहीं, केवल फर्टिलिटी पॉलिसी नहीं। फर्टिलिटी आज बढ़े तो वर्कर 20 साल बाद आएगा। इकोनॉमी को वर्कर अभी चाहिए। पांचवा, हाउस होल्ड को रियल वेज ग्रोथ चाहिए। जापान की रिकवरी तब टिकेगी जब वेजेस इन्फ्लेशन से आगे निकलेंगी। अगर महंगाई इंपोर्ट से आए और वेजेस पीछे रहे तो हाउस होल्ड का कंजम्पशन बुरी तरह टूटेगा। हेल्दी जापान तब होगा जब कंपनी प्राइस बढ़ाए, प्रॉफिट कमाए, वेजेस बढ़े, हाउस होल्ड खर्च करे और फिर कंपनी इन्वेस्ट करे। ये वर्चुअस साइकिल है। जापान इसे 3 दशक से खोज रहा है। अब इंडिया के लिए लेसन क्या है? क्योंकि बात जब तक भारत की ना हो तब तक मजे ही क्या। इंडिया के लिए जापान वार्निंग भी है, वर्कशॉप भी है। पहला लेसन, डिफ्लेशन को हल्के में मत लो। डिमांड मर जाए तो इकोनॉमी डिकेड तक ठंडी पड़ सकती है। दूसरा लेसन, डेट सस्ता रहे तो भी डेट गायब नहीं होता, बैलेंस शीट में सोता रहता है, यील्ड उठते ही जाग जाता है। तीसरा लेसन, डेमोग्राफिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाती है। बच्चे कम होना सिर्फ सोशल इशू नहीं है, फ्यूचर टैक्स, पेंशन, कंजम्पशन और ग्रोथ इशू भी है। चौथा लेसन, सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी बहुत महंगी चीज़ है। एक लाइन की पॉलिसी लैंग्वेज भी बॉन्ड मार्केट हिला सकती है। पांचवा लेसन, इन्वेस्टमेंट प्लान तभी काम करेगा जब वर्कर, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन साथ हो। जापान कहता है सिर्फ पैसा मत छापो, सिर्फ खर्च मत करो, सिर्फ रेट्स मत बदलो, इकोनॉमी की असली क्षमता बढ़ाओ। तो फाइनल क्लियर कट बात यह है कि जापान क्राइसिस में है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। जापान बिना संकट के है, ऐसा कहना भोलापन होगा। जापान एक ऐसे मोड़ पर है, 3 दशक तक वह डिफ्लेशन से डरता रहा, अब इन्फ्लेशन से डर रहा है। 3 दशक तक वह येन को बहुत मजबूत होने से बचाता रहा, अब येन की कमजोरी घर की महंगाई बना रही है। 3 दशक तक यील्ड को दबाकर रखता रहा, अब बॉन्ड मार्केट सरकार और सेंट्रल बैंक से भरोसे की कीमत मांग रहा है। 3 दशक तक जापान ने सस्ते पैसे से इकोनॉमी को बचाया, अब सस्ता पैसा खुद प्रॉब्लम बन रहा है। जापान के सामने ब्लैक शिप फिर खड़े हैं। इस बार जहाज़ों पर पैरी नहीं है, इस बार जहाज़ों पर लिखा है डेट, डेमोग्राफी, इन्फ्लेशन, यील्ड, येन। 1853 में जापान के सामने सवाल था, दुनिया के लिए दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं। 2026 में सवाल है, क्या जापान अपने पुराने इकोनॉमिक मॉडल का दरवाज़ा बंद करके नई ग्रोथ मशीन बना पाएगा? 370 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट प्लान उम्मीद है। एआई और चिप्स मौका है, रोबोटिक्स सहारा है, वेज प्राइस साइकिल उम्मीद है। बैंक ऑफ जापान का नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन रास्ता कठिन है। कर्ज भारी है, जनसंख्या बूढ़ी है, येन कमज़ोर है, बॉन्ड मार्केट बेचैन है, सेंट्रल बैंक पर नज़र है।
गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी परीक्षा में है। जापान को अब वही करना होगा जो उसने मेइजी के दौर में किया था। दुनिया से डरना नहीं, दुनिया से सीखना है। पुरानी व्यवस्था से चिपकना नहीं, नई व्यवस्था बनाना है। क्योंकि जापान की असली लड़ाई इन्फ्लेशन से नहीं, जापान की असली लड़ाई समय से है। समय कह रहा है बूढ़ी आबादी के साथ तेज इकोनॉमी बनाओ, भारी डेट के साथ भरोसा बचाओ, कमज़ोर येन के साथ इन्फ्लेशन रोको और सस्ते पैसे की आदत से बाहर निकलो। जापान अगर ये कर गया तो फिर मिरेकल होगा, अगर नहीं कर पाया तो लॉस्ट डिकेड का नया अध्याय शुरू होगा। राइजिंग सन की धरती पर अब असली सवाल ये है, सूरज फिर उगेगा या यील्ड की छाया लंबी होती जाएगी। यही जापान की इकोनॉमी का असली क्लियर कट है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे थे क्लियर कट। कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम क्लियर कट में बात करें तो लिख भेजिए। फिलहाल बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।